हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 7 रोटेशनल मोशन के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछले सेशन में हमने सेंटर ऑफ मास के ऊपर कितना फोर्स, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम और वो सब लगता है, वो सब हमने स्टडी किया। आज स्टडी करने का टाइम हो गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, एग्जाम में भी आ सकता है और कई कैलकुलेशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बच्चों, ये टॉपिक हम 11 जब शुरू हुआ तब फर्स्ट चैप्टर 11 के फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा। फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी हमने पढ़ा और ये तीसरी बार आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फिर भी कई बार बच्चे को मैं पूछता हूँ तो थोड़ी थोड़ी गलती करते हैं, तो अभी तक अब भी आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले तो स्टेटमेंट क्या है? इफ नेट एक्सटर्नल इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, या तो आप सिस्टम ले सकते हो और सिस्टम। इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी और सिस्टम इज जीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है? जीरो, देन इट्स टोटल लीनियर मोमेंटम, इट्स मतलब बॉडी या तो सिस्टम, then its total linear momentum will remain conserved. Total linear momentum will remain conserved. ठीक है। कौन सी चीज आपको ध्यान में रखनी है? कैसा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स, और वो कैसा हो? जीरो। ठीक है। तब उसका लीनियर मोमेंटम, कौन सा मोमेंटम बच्चों? लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मतलब कांस्टेंट। आओ समझाता हूं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, according to Newton's second law, F is equals to dp by dt। मानते हो कि नहीं? न्यूटन लॉ ये कहता है, यहाँ पर F जो है ये F एक्सटर्नल है। ठीक है। इफ F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू जीरो, ओके, अगर एक्सटर्नल फोर्स बाहर से कितना लग रहा है? जीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स। देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट? dp by dt इज इक्वल्स टू जीरो। अभी बच्चों ये P जो है ये P नेट हम लिखते हैं ना, P क्या लिखते हैं? नेट। उसके उसका ठीक है, उसका डेरिवेटिव कितना? जीरो। अब बोलो किसका डेरिवेटिव जीरो होता है? कांस्टेंट टर्म का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P नेट इज इक्वल्स टू क्या हुआ? कांस्टेंट। अभी P नेट का मतलब क्या है? लीनियर मोमेंटम। नेट लीनियर मोमेंटम कैसा रहेगा? कांस्टेंट। ओके, एंड वी नो दैट P नेट इज इक्वल्स टू PCM। ठीक है, मतलब कि जो नेट लीनियर मोमेंटम है बॉडी का या सिस्टम का, वो किसका लीनियर मोमेंटम होगा? उस बॉडी या उस और या तो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम होगा। ठीक है, दोनों सेम ही होंगे। तो पता चल गया आपको अच्छी तरीके से। अगर फोर्स नहीं लग रहा है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, अंदर का चलेगा, बाहर का नहीं होना चाहिए। अगर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है तो लीनियर मोमेंटम कैसा रहेगा बच्चों? कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, एक बात सुनो, PCM लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m इंटू VCM, ऐसा बोल सकते हैं? इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, मास तो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी कैसी रहेगी? कांस्टेंट। किसकी? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसी रहेगी बच्चों? कांस्टेंट। तो देखो मैं एक स्टेटमेंट फिर से लिखता हूं। इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम
एक्टिंग ऑन सिस्टम इज 0। देखो बाहर से फोर्स लग रहा है, लेकिन बाहर से एक फोर्स नहीं लग रहा है, बाहर से बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है, और वो सब एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रहे हैं ऐसा। ठीक है, मतलब कि इसीलिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0। सो इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम इज 0, देन इट्स CM, CM मतलब सेंटर ऑफ मास, will move with, then its center of mass will move with constant velocity। बोल सकते हैं? ठीक है, कब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा बच्चों? जब एक्सटर्नल फोर्स कितना हो, 0 हो। ठीक है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल दूं बच्चों, आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कि अगर बॉडी स्टेडी है तो स्टेडी भी रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लेंगे केस ऑफ बॉम्ब, केस ऑफ बॉम्ब एक्सप्लोजन, बॉम्ब एक्सप्लोजन, देखना अच्छी तरीके से बच्चों। ठीक है, इसमें भी केस ऑफ बॉम्ब एक्सप्लोजन में भी दो केस है। केस 1 कैसा? स्टेडी बॉम्ब। ओके, सबसे पहले एक बात आपके ध्यान में रखनी चाहिए, क्या? कि बॉम्ब एक्सप्लोड्स, बॉम्ब एक्सप्लोड्स बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्स, बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्स। बाहर से हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते बच्चों एक्सप्लोजन के लिए। बॉम्ब किसके वजह से एक्सप्लोड होता है? इंटरनल फोर्स। ओके, देयरफॉर we can say that, therefore we can say that F external is equals to 0 न्यूटन। बोल सकते हैं ऑन बॉम्ब, ऑन बॉम्ब। तो बच्चों देखिए, ये बॉम्ब है, इसका मास क्या है? m, और वो कैसा है? स्टेडी। ठीक है, और ये सिचुएशन कैसी है? बिफोर एक्सप्लोजन। ठीक है, अभी अभी ये जो सिचुएशन में ड्रॉ करने वाला हूं, वो कौन सी सिचुएशन होगी? आफ्टर एक्सप्लोजन। ठीक है, एक्सप्लोजन हो गया तो क्या होगा कि बहुत सारे उसके फ्रेगमेंट्स होंगे। ये हो गया एक्सप्लोजन, ऐसे एक्सप्लोड हो गया। चलो इतना समझ में आया? बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया तो टूट जाएगा, ये तो पक्का ही है। ठीक है, कितने फ्रेगमेंट हुए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस बॉम्ब, पहले बॉम्ब का सेंटर ऑफ मास कहां पर? ऑब्वियसली हियर, मानो यहाँ उसका सेंटर ऑफ मास है। तो इन सब पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास, अच्छा सॉरी, सेंटर ऑफ मास तो बाद में देखेंगे। ये पहला जो है बॉम्ब, उसका लीनियर मोमेंटम कितना है? तो देखते हैं, P बॉम्ब इज इक्वल्स टू m इंटू V बॉम्ब, मतलब कैसा? 0। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी 0 क्यों है? क्योंकि वो स्टेडी बॉम्ब है। ठीक है, अब यहां पर पी बॉम्ब, ये हम ऐसा बोलेंगे इनिशियली। ठीक है, अभी यहां पर पी बॉम्ब फाइनली, फाइनली का मतलब आफ्टर एक्सप्लोजन। तो यहां पर देखिए कितने फ्रेगमेंट्स है बच्चों? 7। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट लाइक दिस, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6 प्लस P7। क्या मैंने सही लिखा है? नहीं, बहुत गलत लिखा है। क्या? मुझे इसका वेक्टर एडिशन करना चाहिए बच्चों। कैसा एडिशन करना चाहिए? वेक्टर एडिशन। ओके,
देखना हाँ बच्चों अच्छी तरीके से, अब जो खेल होने वाला है वो। इनिशियली कितना मोमेंटम था, 0 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, जब भी 0 होता है ना तो पीछे यूनिट लगाया करो ताकि पता चले कि कौन सी क्वांटिटी है। ये लीनियर मोमेंटम का यूनिट है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अभी एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0, बिकॉज एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0 न्यूटन। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स 0 लग रहा है, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, दैट P बिफोर एक्सप्लोजन is equals to P आफ्टर एक्सप्लोजन। याद रखना हमेशा, लीनियर मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन जितना होगा उतना ही आफ्टर एक्सप्लोजन होगा। याद रखना अच्छी तरीके से। आप बोलोगे सर ये फ्रेगमेंट तो सब मूव कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि सबके पास वेलोसिटी तो है ही, तो आफ्टर एक्सप्लोजन सोचो। अच्छा यहाँ पर देखिए, ये जो पहले जो बॉम्ब है वो स्टेडी था, तो यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, P1 प्लस P2 अप टू P7 बार। ओके, तो इन सब का तो क्या हुआ कि आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो सब मूव कर रहे हैं तो सबका लीनियर मोमेंटम 0 कैसे। नहीं, सबका लीनियर मोमेंटम नहीं बच्चों, मतलब कि सबका इंडिविजुअल लीनियर मोमेंटम हमें नहीं देखना है, हमें उस पूरी सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम देखना है। कहने का मतलब क्या है कि इन सब का P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7, इन सब का अगर हम वेक्टर एडिशन करेंगे ना तो हमें आंसर कैसा मिलेगा, 0। मे भी ऐसा पॉसिबल है कि एक का मोमेंटम इस डायरेक्शन में हो तो दूसरे का उसके एग्जैक्टली अपोजिट में हो, या तो किसी और डायरेक्शन में हो, लेकिन ये सब मिलके नेट लीनियर मोमेंटम कितना होना चाहिए, 0। नेट कैसे करें बच्चों, वेक्टर एडिशन आज आपको याद है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो ये हो गया P1 P2 P3 P4 P5 P6 एंड P7, सबको ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबका एडिशन करके वापस यहाँ पर आ गए, तो सबका लीनियर मोमेंटम मिला के 0 होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठनी चाहिए। अभी यहाँ पर पार्टिकल्स ज्यादा है, बहुत सारे 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सारे पार्टिकल्स है, इसीलिए देखिए डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में थ्रो हुए। ठीक है, लेकिन अगर कुछ इस तरह होता तो देखिए, ये बॉम्ब है, इसका सेंटर ऑफ, अच्छा एक दूसरी बात, ये इस तरह थ्रो होंगे, इस तरह थ्रो होंगे कि उसका सेंटर ऑफ मास स्टेडी रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि पहले स्टेडी था तो बाद में भी कैसा रहना चाहिए, स्टेडी, मतलब कि पहले जिस जगह था बाद में भी उसी जगह रहना चाहिए। ठीक है, उनका इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास तो कहीं पे भी जाएगा, लेकिन उन सबका मिला के जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो सेंटर ऑफ मास पहले जहां था वहां ही रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि बॉम्ब कैसा है, स्टेडी। इन सबको हमेशा एक बॉम्ब की तरह ही देखेंगे एक्सप्लोजन के बाद। ठीक है, अभी देखिए ये बॉम्ब है, ठीक है, ये बॉम्ब कौन सा है, बिफोर एक्सप्लोजन। कौन सा है बच्चों, बिफोर एक्सप्लोजन। अभी आफ्टर एक्सप्लोजन की अगर हम बात करें और सोचो कि वो दो पार्ट में ही डिवाइड हुआ है, कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, दो पार्ट में, एक है M1 दूसरे का मास है M2। तो हमें यहाँ पर ये स्टेडी बॉम्ब है, इसलिए इनिशियली तो उसका मोमेंटम 0 ही होगा, और फाइनली मोमेंटम P1 बार प्लस P2 बार इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि सोचो कि इसका मोमेंटम कितना है P1 बार और इसका मोमेंटम कितना है P2 बार, तो ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अभी 0 हो तो अगर आप ऐसा करो P1 बार इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस P2 बार। बच्चों ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट ये करता है कि अगर सिर्फ दो ही फ्रेगमेंट हुए, सिर्फ दो, ओके, ये क्या इंडिकेट करता है, दैट व्हेन बॉम्ब एक्सप्लोड इन ओनली टू फ्रेगमेंट्स, ओनली टू फ्रेगमेंट्स, then both piece both
पीस या तो बोथ फ्रेगमेंट ऐसा बोल सकते हो विल मूव इन एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन। कैसे मूव करेंगे? एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन। ये इंडिकेट करता है। आप ऐसा बोल सकते हो दैट अबव इक्वेशन इंडिकेट्स अस। क्यों? क्योंकि देखो दो वेक्टर है, एक माइनस में वेक्टर है, अपोजिट होंगे। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि दोनों का मास सेम हो तो ही ऐसा है, नहीं। एक का मास m1 दूसरे का मास m2 तो ये इधर थ्रो होगा। सोचो जिसकी वेलोसिटी कितनी है v1 तो ये इधर थ्रो होगा। इसकी वेलोसिटी सोचो कितनी है v2। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है बच्चों? m1v1 माइनस m2v2 इक्वल टू 0। देखो आप बोलोगे सर यहाँ पर आपने प्लस किया p1 बार प्लस p2 बार, क्योंकि ऊपर बार था, वेक्टर एडिशन था। यहाँ पर मैंने वैल्यू ले ली इसीलिए बच्चों। तो हम क्या बोल सकते हैं? m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। प्रोडक्ट कैसा रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? that lighter part will thrown away and heavier part will move with a less velocity। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि m1 लेस देन m2 है तो v1 और v2 में कौन बड़ा होगा? इट्स वेरी सिंपल, देन इट इम्प्लाइज v1 विल बी ग्रेटर देन v2। इसीलिए जब बॉम्ब एक्सप्लोड होता है ना तब बच्चे को बोलते हैं कि दूर से मतलब कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, वरना आपको लगेगी। क्यों? क्योंकि जो छोटा पार्ट जो उड़ेगा उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि वो प्रॉब्लम कर सकता है अगर आपको लग गई तो। और देखिए इनका सेंटर ऑफ मास पहले जो यहाँ पर था इसका भी सेंटर ऑफ मास यहाँ पर ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? क्यों? स्टेडी बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ है तो सेंटर ऑफ मास स्टेडी का स्टेडी ही रहेगा। जिसको जिधर जाना है जाए। ये अगर इधर जाएगा तो ये उधर जाएगा, लेकिन कितना कितना जाएगा? ऐसे जाएगा कि सेंटर ऑफ मास यहाँ का यहाँ रहे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अगर दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हुए तो दोनों इक्वल वेलोसिटी से दूर दूर जाएंगे। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ऐसा ही केस, अच्छा पहले वो केस तो बाद में ले लूंगा, लेकिन आपको समझ में आया ना? अब दूसरा लेते हैं, केस 2, मूविंग बॉम्ब। अच्छा, मूविंग बॉम्ब ये कैसा बॉम्ब? तो ये तो मैंने नाम रखा हुआ है मूविंग बॉम्ब, वरना तो ऐसा कुछ होता नहीं। एक्चुअली में क्या होता है कि बॉम्ब जब एक्सप्लोड हुआ तब वो मूव कर रहा था। बॉम्ब जब एक्सप्लोड हुआ, सोचो कि ये बॉम्ब है, इसका मास है m और वो कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? v वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, ये सिचुएशन कब की है? ये सिचुएशन है बिफोर एक्सप्लोजन। ठीक है, और वो एक्सप्लोड हुआ तो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में वो एक्सप्लोड हो गया। ठीक है, कितने फ्रेगमेंट में एक्सप्लोड हुआ? 1 2 3 4। ठीक है, तो बिफोर एक्सप्लोजन व्हाट इज इट्स मोमेंटम? p bomb is equals to mv। आफ्टर एक्सप्लोजन व्हाट इज इट्स मोमेंटम? आफ्टर एक्सप्लोजन p बॉम्ब अगर देखना है तो p1 बार प्लस p2 बार प्लस p3 बार प्लस p4 बार। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इट्स वेरी सिंपल, mv इज इक्वल्स टू p1 बार प्लस p2 बार प्लस, यहाँ पर mv बार लिखूंगा। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा? mv बार p3 बार प्लस p4 बार, ऐसा कर देना है। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर ये इस पाथ में मूव कर रहा है, मैं दूसरा कलर यूज करता हूं। कौन? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास अगर लीनियरली ऐसे मूव कर रहा है, ये बॉम्ब ऐसे जा रहा था, तो एक्सप्लोजन होने के बाद पार्टिकल्स उसके फ्रेगमेंट को जहां जाना हो जाए, बट उसका सेंटर ऑफ मास वो 1 2 3 4 ऐसे ही थ्रो होंगे ताकि उनका सेंटर ऑफ मास इसी तरह आगे बढ़े। ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास अपना पाथ चेंज नहीं करेगा। देखिए एक एग्जांपल, एक बहुत फेमस एग्जांपल है कि हमने किसी बॉम्ब को ऐसे फेंका। ठीक है, और वो यहाँ आके क्या हो गया?
एक्सप्लोड हो गया तो उसके सारे फ्रेगमेंट्स जो है वो तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन को फॉलो करेंगे, सारे फ्रेगमेंट, लेकिन उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिनल जो प्रोजेक्टाइल मोशन की जो डायरेक्शन है उसी को फॉलो करेगा। समझ में आया कि नहीं? क्यों? बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये एम वी बार वाला जो हमने अभी डिस्कस किया वो। ठीक है, तो ये तो केस हो गया बच्चों किसका, ये केस हो गया ऐसा हम बोल सकते हैं कि मूविंग बॉम्ब का। मैं एक केस और लेना चाहता था, वो है किसका, रिकॉइल ऑफ गन, रिकॉइल ऑफ गन। ठीक है, तो पहले गन स्टेडी थी। अच्छा, मुझे गन बनाना नहीं आता है वैसा, देखो, और यहाँ पर बुलेट। ठीक है, तो पहले सब लोग मतलब कि बुलेट और गन कैसे थे, स्टेडी। उसके बाद में एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन नहीं हुआ सॉरी, फायरिंग हुआ, तो बुलेट इस डायरेक्शन में गई। तो आपको पता है गन किधर जाएगी, देखो गन के एक्सपर्ट होने चाहिए आप, तो पता चलेगा कि गन इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, अगर हम ऐसा ले कि ये 0 है तो हम क्या ले सकते हैं, पी बुलेट बार प्लस पी गन बार। देखो बार है इसीलिए बीच में प्लस आया, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली रिलेशन लिखना चाहूँ कि फॉर एग्जांपल देखिए ये मास ऑफ बुलेट है, ये है एम बी, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट है वी बी, मास ऑफ गन है एम जी और वेलोसिटी ऑफ गन है वी जी। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, 0 इज इक्वल्स टू, ये पी बुलेट है ना, ये आगे गई ना, इसलिए वी बी इंटू एम बी और इसको माइनस mg into vg। ठीक है, so what will be the answer, mg vg is equals to mb vb। कई बार ऐसे सम्स आते हैं कि बुलेट को फायर किया गया तो what is the recoiling speed of the bullet, सॉरी नॉट बुलेट, गन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको अच्छी तरीके से करने आने चाहिए। फॉर एग्जांपल एक ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि सोचो कि ये बॉम्ब है, बॉम्ब एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, और जाते जाते वो एक्सप्लोड हो गया ऐसे, ऐसे 3 पार्ट में एक्सप्लोड हो गया। तो क्या करना है बच्चों, ये जो इसका ये वाई कंपोनेंट आए इसका, फिर इसका भी जो वाई कंपोनेंट आए, तो पहले तो बॉम्ब वाई कंपोनेंट में था ही नहीं, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो आपको वाई कंपोनेंट को क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। ठीक है, तो इसके ऊपर के ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सम ट्राई करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा कि किस तरह हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अप्लाई करते हैं। एक चीज हमें बोलना भूल गया बच्चों, कई बार ऐसा बोलते हैं कि बॉम्ब है जो एक्सप्लोड हुआ, ठीक है, तो उनके फ्रेगमेंट को कौन सी एनर्जी मिली, काइनेटिक एनर्जी मिली, वो कहाँ से आई, तो जब एक्सप्लोड होता है तब उसके केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो केमिकल बॉन्ड जो है उसके वो ब्रेक होते हैं, सो दैट results in the chemical energy। so in explosion what happens, the chemical energy gets converted in the kinetic energy plus sound energy plus what you can say somewhat light energy। ठीक है, इस तरह भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आज हमने क्या डिस्कस किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऐसा लगेगा तो मैं इसके एग्जांपल्स अगले वीडियो में लेके आऊंगा, अदरवाइज अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कंटिन्यूअस बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे लोकेट करें। ठीक है, थैंक यू एंड नमस्कार।